Hello student, welcome back to my channel. Mehreen here. To understand any piece of literary work, it is very important to understand some of the literary terms. आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी literary terms की जो कि हर लिटरेचर के स्टूडेंट को जानना बहुत ज़रूरी है. टू मेक द वीडियो मोर सिंप्लीफाई, मैंने ये कोशिश की है कि आज की इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टर्म्स की हम बात करें. वी स्टार्ट विद द ए. So let's move ahead. The first literary term which we are going to discuss today is allegory, which start with the A. It is a story. Allegory is a story, a poem, or a picture. This can be interpreted to reveal a hidden meaning, typically a moral or a political one. अच्छा, हम आमतौर पर लिटरेरी टर्म्स को सिर्फ और सिर्फ बुक्स के साथ ही रिलेट करते हैं, लेकिन कुछ लिटरेरी टर्म्स ऐसी होती हैं जो कि पेंटिंग में, स्टोरी में, पोएम में कहीं पे भी एज अ सिंबल इस्तेमाल की जा सकती हैं. एलिगरी भी कुछ हमें ऐसा ही मैसेज देती है. एलिगरी एक पेंटिंग भी हो सकती है, एक स्टोरी भी हो सकती है, एक पोएम भी हो सकती है जिसमें कोई ना कोई हिडन मीनिंग बताया गया हो उस पेंटिंग के थ्रू, स्टोरी के थ्रू या पोएम के थ्रू. And mostly the message provided through allegory is a moral one or the political one. The best examples for allegory is Animal Farm by George Orwell, जिसमें रशियन रेवोल्यूशन की बात की गई है थ्रू एनिमल्स. उसमें एनिमल्स को एज एन एलिगरी यूज़ किया गया है. तमाम एनिमल्स जो हैं वो एक के तौर पर इस्तेमाल किए गए हैं और उसमें रशिया की पॉलिटिकल सिचुएशन को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया है और एक्सप्लोर किया गया है. इसके अलावा एक और एग्जांपल, द सिंपलेस्ट वन, मैट्रिक्स मूवी जो कि 1999 में रिलीज हुई थी. अगर आप लोगों ने वो देखी हो तो ये भी एक एलिगरी है. दिस रिवील्स द प्लेटोज एलिगरी ऑफ केव. इसके अलावा इसकी एक और एग्जांपल द फेरी क्वीन है बाय एडमंड स्पेंसर. और अगर हम डे टू डे लाइफ से अगर हम एलिगरी को रिलेट करें तो बहुत सारी ऐसी एग्जांपल हमें डे टू डे लाइफ के हिसाब से भी मिल सकती हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ आई से The traffic jam is a nightmare. अब nightmare आप सबको पता है कि एक डरावने ख्वाब को कहते हैं, तो वहाँ पे भी हम allegorically इस वर्ड को इस्तेमाल कर रहे हैं. The traffic jam is a nightmare. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Life is a roller coaster. लाइफ इज़ अ रोलर कोस्टर. अब जो लोग रोलर कोस्टर पर बैठे हैं वो तो अच्छे से एक्सपीरियंस करके बता सकते हैं कि रोलर कोस्टर में बैठना कैसा होता है. तो अगर किसी की ज़िंदगी में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं तो वो इस टर्म को ईजीली अपनी लाइफ को डिस्क्राइब करने के लिए बता सकता है कि माई लाइफ इज़ जस्ट लाइक अ रोलर कोस्टर. चलें जी, अब अगली लिटरेरी टर्म की तरफ बढ़ते हैं एंड दैट इज़ एलिट्रेशन. इट इज़ अ काइंड ऑफ साउंड इफेक्ट mostly used in poetry, not in prose. आपको alliteration का जो literary term है ये पोइट्री में नज़र आएगा, क्योंकि alliteration एक repetition of words है, repetition of sounds है, तो ये आपको पोइट्री में ही मिलेगा. प्रोज में इसकी एग्जांपल्स हमें बहुत कम मिलती हैं. अच्छा, आजकल के जो मोस्टली जो रैप सॉन्ग्स होते हैं, बहुत जो फेमस हैं आजकल जेन ज़ी में, वो alliteration बेस्ड ही होते हैं. और ये जो रैप्स होते हैं जिसमें एलिट्रेशन ऑफ वर्ड्स है या एलिट्रेशन ऑफ साउंड्स है, इसका मकसद ये होता है जस्ट टू हुक द ऑडियंस को हुक करने के लिए इस तरह के वर्ड्स और उनकी रेपिटेशन इस्तेमाल की जाती है. आइए कुछ एग्जांपल्स भी देख लेते हैं. फॉर एग्जांपल, सैली सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. Sally sells seashells by the seashore. Now you can see the repetition of the sound of S in the whole sentence. एक और एग्जांपल देखते हैं. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. इसमें आपको sound of P नज़र आएगा जो कि which is repeating again and again. एक और एग्जांपल देख लेते हैं. Busy bee buzzed around the bright blooms. जो साउंड ऑफ बी है दैट इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन. आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा. अच्छा, आमतौर पे जो बहुत सारे टंग ट्विस्टर्स होते हैं वो भी एलिट्रेशन की ही एक एग्जांपल है. राइम्स होती हैं वो भी एलिट्रेशन की ही एक एग्जांपल हैं. इसके अलावा जो एडवर्टाइजिंग स्लोगन्स होते हैं अमूमन वहाँ पे भी ये एलिट्रेशन इस्तेमाल की जा सकती. लेट्स मूव अहेड. नेक्स्ट literary term is allusion. It is an indirect reference to a famous or well-known event, person, place, literary work, or a thing. Its purpose is to enrich the work of the reader
by the act of association। यानी हम किसी भी फेमस या वेल नोन इवेंट को, पर्सन को या किसी भी लिटरेरी वर्क को इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डे टू डे स्मॉल इवेंट्स के साथ। दैट इज़ कॉल्ड एन इल्यूजन। अगर आप इसके एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको तब ये चीज़ वाज़ह हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, इफ़ आई से ही इज़ द एटलस होल्डिंग अप द वर्ल्ड, इसमें ये जो वर्ड एटलस है ना, दिस रेफर्स टू द टाइटन फ्रॉम ग्रीक मिथोलॉजी। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज अ मॉडर्न डे आइंस्टाइन। He is a modern day Einstein. Now we know that who was the Einstein. आइंस्टाइन यहाँ पे मतलब ये नहीं है कि वो बंदा, वो शख्स जिसको हम रेफ़र कर रहे हैं वो वाकई में कोई आइंस्टाइन है। यहाँ पे आइंस्टाइन स्टैंड्स फॉर द विजडम, ही स्टैंड्स फॉर द साइंटिफिक लॉजिक एंड अंडरस्टैंडिंग। एक और एग्जांपल देखते हैं। Their relationship is a Pandora box. Their relationship is a Pandora box. Now, we know what is a Pandora box. It refers to the mythological box that revealed all evils into the world. I hope you have understood what I have told you. Next one is anaphora. Anaphora. It is a repetition of same words or phrases at the beginning of consecutive lines, sentences or paragraph. मतलब कि किसी भी पैराग्राफ या स्टोरी या किसी भी कहानी के शुरू में जब रेपिटेशन ऑफ सेंटेंसेस होती है, कंसेक्टिव रेपिटेशन ऑफ लाइंस होती है या सेंटेंसेस की, या कंसेक्टिव रेपिटेशन ऑफ इवन पैराग्राफ्स, तो दैट इज़ कॉल्ड एनाफोरा। लिटरेचर में इसकी बेस्ट एग्जांपल चार्ल्स डिकेंस का नावल अ टेल ऑफ टू सिटीज़ है, जिसके फर्स्ट पैराग्राफ को स्टार्ट किया चार्ल्स डिकेंस ने, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम। और ये रेपिटेशन उस पूरे पैराग्राफ के अंदर है, इफ़ यू कुड एवर सी दैट। इसके अलावा एक और इसकी बेस्ट एग्जांपल आपको मिल सकती है। वी शैल फाइट ऑन द बीचेस, वी शैल फाइट इन द फील्ड्स एंड इन द स्ट्रीट्स, वी शैल फाइट इन द लैंडिंग ग्राउंड्स। दिस इज ऑल्सो अ स्टार्टिंग पैराग्राफ फॉर लिटरेरी वर्क। तो इस तरह के जो आपको रेपिटेटिव वर्ड्स या रेपिटेटिव सेंटेंसेस मिलते हैं लिटरेचर में, दैट इज कॉल्ड एनाफोरा। लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट literary term and that is archaism. आर्केज़म आप समझ सकते हैं कि ये किसी भी ओल्ड वर्ड्स को या किसी ऐसी ओल्ड लैंग्वेज के वर्ड्स को दोबारा से री एनलिवन करना या उनको लिटरेचर में या किसी भी लिटरेरी वर्क के अंदर दोबारा इस्तेमाल करना आर्केइज्म कहलाता है। एन ओल्ड वर्ड्स और एक्सप्रेशन दैट इज़ नो लॉन्गर यूज विद इट्स original meaning or is only used in specific or areas. Means कि archaism ऐसे words या sentences होते हैं जो कि dead हो चुके होते हैं, लेकिन उनको दोबारा से literature में, literary work में इस्तेमाल करना, that is called archaism. शेक्सपियर के बहुत सारे जो literary works हैं, that are the best example of archaism. शेक्सपियर ने बहुत सारे archaic words को re-enliven किया। अगर हम उसके जूलियस सीजर की एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं, sentences हैं which have been re-enlivened by the bard. For example, at to brute। एक और सेंटेंस देखते हैं, who art thou, who art thou। अच्छा, आर्केक लैंग्वेज में आर्ट से मतलब था आर और दाउ से मतलब है यू। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके मॉडर्न लैंग्वेज के अंदर इसको ट्रांसलेट करें तो ये बनता है Who are you? Let's move ahead. अगले लिटरेरी टर्म को देखते हैं। Next one is apostrophe. Apostrophe is a figure of speech in which the speaker directly addresses an absent or dead person. It is a quality or something which no human beings have. As if it was capable of responding. John Donne's Sun Rising is the best example of this, in which he addresses the sun by saying, "O busy old fool, unruly sun, why dost thou thus through windows and through curtains call on us?" इस poem के अंदर जो John Donne है and his lover, John Donne and his lover, his beloved, both are sleeping in the bedroom and the sun rises, जिसमें शायर जो है वो सन को एड्रेस करता है कि जाओ जाके स्कूल के बच्चों को जगाओ, दूसरी दुनिया के लोगों को जगाओ, why are you disturbing us the lovers, and don't peep into the windows, don't come through the curtains to call on us। तो वहाँ पे सन को
पोइट इस तरह से एड्रेस करता है एज इफ द सन इज केपेबल ऑफ लिसनिंग टू हिम एंड रिस्पॉन्डिंग हिम. आई होप इट्स क्लियर. नाउ लेट्स मूव अहेड. Next literary term is anagnorisis. It is a movement of revelation or truth. It is not seen in poetry mostly. It is used in tragedies. Oedipus Rex is the best example of anagnorisis. इसके अलावा जो विलियम शेक्सपियर का ड्रामा हेमलेट है उसको भी हम anagnorisis की एक बेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे देख सकते हैं. बिकॉज इसमें इन दोनों में रेवोल्यूशन ऑफ ट्रूथ होता है. एक ऐसा मोमेंट आता है जिसमें दोनों प्रोटैगनिस्ट्स को ट्रूथ के बारे में पता चलता है एंड दैट इज़ द हॉरिबल वन. हैमलेट जो है वो प्ले विद इन अ प्ले करता है, एक माउस ट्रैप बनाता है जिसके थ्रू से पता चलता है कि हु इज़ द मर्डरर ऑफ हिज फादर. इसी तरह से ओडिपस रेक्स जब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता है ओरेकल्स ऑफ डेल्फाई के पास जाता है एंड द सो ऑन, फिर उसको एक रेवलेशन होता है, एक anagnorisis होता है and he comes across the reality which is very horrible and ugly for him. I hope all these literary terms would be clear to you now. Next वीडियो में हम मज़ीद कुछ literary terms की बात करेंगे जो कि बहुत important है for any literary student. Till then wait for my videos, keep sharing my channel to others and thanks for being with Mehreen for such a long time.